ओम सभी को सादर नमस्ते। आप सभी का कनाद अकादमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। इस बार परीक्षा जो हुई है आपकी, तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, कुछ का नेट हुआ, कुछ का जेआरएफ हुआ। उन सबका अपना जीवन का अनुभव रहता है, संघर्ष रहता है कि किस किस प्रकार से परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए और किस किस प्रकार का संघर्ष उनके करने में रहा। तो उसी श्रृंखला को ध्यान रखते हुए, उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने उन सभी विद्यार्थियों का जिन्होंने इस नेट और जेआरएफ की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, उनका साक्षात्कार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे आपके सामने भी कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो आपकी परीक्षा में बाधा उत्पन्न करती हो, आपकी तैयारी में बाधा उत्पन्न करती हो, तो उनके अनुभव के द्वारा आप उन परेशानियों को दूर कर सकें। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे सामने सुधांशु जी हैं। हम उनका काफ़ी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि इस बार की परीक्षा में उन्होंने जेआरएफ उत्तीर्ण किया। आप सब भी इनका धन्यवाद कीजिएगा। तो सुधांशु जी, हम आपसे आपका एक परिचय जानना चाहेंगे कि आपकी जो एकेडमिक स्टडीज़ है किस किस प्रकार से रही, थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। उसके बाद हम जानना चाहेंगे कि किस किस प्रकार से आपने इस जेआरएफ की परीक्षा को तैयारी की। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सुधांशु है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी मैंने पतंजलि योगपीठ हरिद्वार यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि से मैंने बैचलर्स किया। बीएससी मैंने वहाँ से की। उसके बाद में मैंने एमएससी श्री गुरु रामराय यूनिवर्सिटी देहरादून से करी। मास्टर्स करने के बाद में मेरे को लगा कि नेट जेआरएफ ही सबसे उचित मार्ग है अगर योगा में और थोड़ा आगे बढ़ना है या फिर जिसमें थोड़ा ठीक स्कोप है। इसलिए सर मैंने कोचिंग करने का फैसला लिया। तो योग की, जैसे आपने कहा, हाँ। क्योंकि योग का विषय तो ज़्यादा पुराना है नहीं, हाँ जी तो सर। आपको कैसी जानकारी हुई और कैसे आपका मन बना कि योग विषय को लेना चाहिए? मेरे को सर वैसे जानकारी मिली थी कि जैसे सर मैंने बीटेक में एडमिशन लिया था, जी। बट लेटर ऑन यहीं पतंजलि योगपीठ के कोई अधिकारी थे, वो पापा जी से मिलने आए थे और उन्होंने कुछ बताया था इसके बारे में कि योग उसमें बीए एमए होती है। जी। तो मैंने बीए के लिए अप्लाई किया था, बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए। मैंने वहाँ पतंजलि में इंटरव्यू दिया, टेस्ट दिया। उसके बाद में मेरे को पता चला कि यहाँ बीएससी कोर्स भी है। तो सर अब मैं नॉन मेडिकल से था, तो मैंने बीएससी कोर्स में फिर एनरोल किया लेटर ऑन। ठीक है। स्टार्टिंग में सर मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था योगा में, बट जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती रही, टाइम बढ़ता रहा, चीज़ों को मैं देखता रहा, तो सर इंटरेस्ट डेवलप होता चला गया। ठीक है। और उसके बाद में सर फिर मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाई एमएससी भी करनी पड़ेगी, बट पेंडेमिक की वजह से सर मैंने एमएससी करी। अदरवाइज विचार यही था कि जैसे ग्रेजुएशन करके कहीं बाहर फॉरेन कंट्री में चले जाओ। जो क्रेज रहता है, जो क्रेज रहता है, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ भी बाहर जाके योगासन प्राणायाम आदि सिखाएंगे। हाँ जी। और सर एक मुख्य इम्पैक्ट रहा है कि जिस टाइम मैं फर्स्ट ईयर में था, तो सर मेरा मतलब जो ग्रुप था जिनके साथ मैं रहता था, वो पीएचडी के जेआरएफ स्टूडेंट्स थे वे, जो जैसे 2017 में मैंने एडमिशन लिया था ग्रेजुएशन में, और उसी साल पहली बार नेट की शायद परीक्षा हुई थी योगा की। हाँ जी सर। तो उस टाइम साथ में वो नेट के जेआरएफ वाले वो स्टूडेंट्स रहते थे, तो हाँ बस एक पता था, पर कभी सर सोचा नहीं था कि नेट जेआरएफ कभी करेंगे या फिर इसकी तैयारी करनी होगी। अधिकांश बच्चों को तो एमए करते वक्त पता भी नहीं रहता है कि नेट आदि कोई परीक्षा भी होती है। हाँ जी सर। हाँ जी। तो आपने एमए के साथ साथ ही परीक्षा की तैयारी की? सर मैंने एमएससी में, जैसे मैं कनाड एकेडमी में सबसे पहले 2021 में आया था जी, बट उस टाइम सर कोई बैच कंटिन्यू था उस टाइम पे, शायद वो अपने आखिरी चरण पे था, इस वजह से शायद मैं उन चीज़ों में इतना कॉप अप कर नहीं पाया। तो सर उस टाइम पे फिर मैंने थोड़ा मास्टर्स पे अपना फोकस दिया दोबारा। मैं वापस देहरादून चला गया, बट मास्टर्स खत्म होने के बाद में मैं यहाँ पे आया और सर मैंने फिर तैयारी करके जेआरएफ उत्तीर्ण किया। बढ़िया। तो हम तैयारी के संदर्भ में आपसे जानना चाहते हैं दोनों पेपर की दृष्टि से। पहले हम योग वाले की बात करते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि योग के अंदर जैसे 10 यूनिट हैं। हाँ जी सर। तो आपने जब तैयारी प्रारंभ की, क्योंकि अलग अलग प्रकार की स्टडी चलती है, कोई रेगुलर करते हैं, कोई ओपन से करते हैं, तो उनके जो ओपन से करते हैं उनके मन में भावना रहती है कि हमने तो कुछ योग का पहले से पता नहीं है, क्योंकि स्टडीज रेगुलर की अपेक्षा उतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो तैयारी जब नेट की आपने स्टार्ट की, तो उससे पहले कौन सा आपका मजबूत पार्ट था योग के अंदर, था तो कितना मजबूत था, और कौन सा आपका कमजोर पार्ट था? सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा
जैसा मैंने बताया कि मैंने बीएससी एमएससी करी है, जी। तो सर अगर आप अधिकतम अच्छी यूनिवर्सिटीज में आप देखते हैं तो वैसे तो चलन चलन यही इसी बात का है कि भाई एमए एमएससी में कोई फर्क नहीं है। बट सर अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज के अगर आप सिलेबस उठा के देखते हो, पतंजलि के, एसवीएसआर के या फिर मोरारजी देसाई के, इन यूनिवर्सिटीज के आप सिलेबस देखते हो तो एमए और एमएससी के, हालांकि कईयों में तो कोर्स भी नहीं है एमए का, बट आप जिनमें है दोनों में तो उनमें सर भिन्नताएं हैं एमए और एमएससी के कोर्स में। जी। अभी जैसे आप देखेंगे जो हमारी 10 यूनिट्स हैं, ये एमए का सिलेबस है, ये अच्छा, बिल्कुल एमएससी में उसके आपका पैरेलल खुद का है। मैच होता है। हाँ जी सर, अगर हम एमएससी की बात करें, बीएससी की बात करें तो सर हमने जो एक फिलोसफिकल पार्ट है, जैसे मैंने जैसे दर्शनों का पार्ट था, एक केवल योग दर्शन के एक जनरल इंट्रोडक्शन को छोड़ के मैंने थोड़ा हर बहुत, दर्शन, ज्यादा नहीं। हाँ योग दर्शन का भी बस थोड़ा बहुत पार्ट, उपनिषद गीता आदि। उपनिषद सर मेरे पास, मुझे आज तक याद है, एक बहुत ही छोटा सब्जेक्ट होता था मेरे पास उपनिषद का, जी। 25-35 नंबर का वो पेपर था, और वो बहुत ही, उसमें हम ऐसे ही पास हो गए थे ये सब याद करके कि यम और नचिकेता की स्टोरी, ये छोटी छोटी स्टोरीज याद जो करके। पार्ट है उपनिषद बिल्कुल का। बिल्कुल, वो सर वो एक जनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट था। तो इसमें सर मेरे को जैसे कि एक ओपन वाले स्टूडेंट को जितनी मेहनत करनी पड़ती है, जितना ध्यान देना पड़ता है, उतना ही करना पड़ा। उतना ही सर मेरे को तो करना आपका पड़ा। जो टेक्निकल पार्ट था, जैसे एनाटॉमी है, साइकोलॉजी हाँ। है, वो आपका पहले से ठीक था। सर एनाटॉमी ठीक था, साइकोलॉजी वाला भी ठीक था, जैसे हमारी 10वीं यूनिट है वो भी जैसे मेडिटेशन के टाइप्स है वो पढ़ा हुआ था। एक सर जैसे पेपर 1 की मैं बात करूंगा स्पेशली, जैसे रिसर्च का पार्ट सर काफ़ी अच्छा था, और रिसर्च का अच्छा था, और सर ये रीजनिंग और मैथमेटिक्स ये मेरा शुरू से ठीक है, तो मुझे इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई रीजनिंग करने में, मैथमेटिक्स में, या फिर डाटा इंटरप्रिटेशन में। डाटा इंटरप्रिटेशन में मैंने देखा है कि योगा में अधिकतम बच्चों को दिक्कत रहती है, बट वो भी सर हो गया था स्टार्टिंग में। हालांकि मुझे कठिनाई आई क्योंकि 12वीं क्लास के बाद में मेरे को अभी मैथ को हाथ लगाने का मौका मिला, बट मैंने जल्दी उस चीज़ को गेन किया, 2-4 महीने मेरे को भी प्रैक्टिस में लगे, बट सर हो गया। तो योग वाला जब पार्ट आपने कहा कि जो थ्योरी थी आपकी, दर्शन हो, उपनिषद हो, गीता हो, उसकी आपकी कोई इतनी खास जानकारी नहीं थी। नहीं। और हमें जैसी जानकारी है, लगभग 60% या 70% जो पेपर डिजाइन होता है वो इसी फैक्चुअल पार्ट से होता है आपका। बिल्कुल जिसमें सर। हठ योग हो, गीता है, उपनिषद है, योग दर्शन है, और फैक्चुअल पार्ट भी काफी सारा है। तो उसको तैयारी करने की दृष्टि से क्या आपने योजना सर बनाई? जैसे इसमें सबसे अगर इम्पोर्टेंट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो पूरे पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मेरे को लगता है योग दर्शन सर। जैसे हर पेपर में एक अच्छी खासी वेटेज कैरी करता है योग दर्शन। जी। अब मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि गुरुजी योग दर्शन के अच्छे विद्वान हैं, वो बहुत अच्छे से योग दर्शन को पढ़ाते हैं। मैं कनाद एकेडमी का और सर का तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने इतना समय दिया, उन्होंने 1 महीना हमको तकरीबन बताया, ना केवल एग्जामिक दृष्टिकोण से या एग्जाम के दृष्टिकोण से, सर ने हमको जीवन जीने के तरीका सिखाया कि भाई योग को, ये योग दर्शन को हम अपनी लाइफ में अपना के किस तरीके से हमारा जीवन जी सकते हैं। अब सर जैसा कि आप एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू पे आए तो जैसा आप बताते थे कि जैसे थोड़ा थोड़ा पार्ट करवाते हैं हम, 4 सूत्र 5 सूत्र हम अच्छे से पढ़ते हैं, तो सबसे अच्छा तो योग दर्शन का पार्ट रहता है कि आप उसको कॉन्टेक्स्ट से पढ़ें। जैसे कॉन्टेक्स्ट का मतलब हो गया कि जैसे शुरुआत होती है, जैसे स्टार्टिंग में चित्त की बात आती है, पढ़ें कि भाई चित्त है क्या, ठीक है, उस सूत्र से रिगार्डिंग जितनी भी चीजें उनको पढ़ें। उसके बाद में फिर आगे सर कॉन्टेक्स्ट आता है, जैसे अभ्यास वैराग्य का कंसेप्ट है, फिर उसमें अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है। इसके बाद में फिर इसका सर थोड़ा दिमाग से निकल रहा है, उसका चित्त शुद्धि के हाँ, उपाय चित्त आते शुद्धि के हैं। उपाय आते हैं, फिर चित्त प्रसादनम, समापत्ति हाँ, प्रकरण आता है। तो इस तरीके से सर अगर मतलब हम पूरे पाद को हम अलग अलग प्रकरण में डिवाइड करके हाँ, तब पढ़ना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट में अगर पढ़े सर इसको तो योग दर्शन काफी काफी इजी easy हो जाता है पढ़ना। अच्छा, इसमें सर एक गुरुजी ने ये बात हमको सिखाई थी कि जब भी योग दर्शन पढ़ो तो योग दर्शन को 2 पार्ट्स में रखना। एक तो जिस टाइम उसको सूत्रों को याद करना हो तो केवल याद करने को देखो कि भाई बैठ गए, आपने 5 सूत्र याद किए, 10 सूत्र याद किए, फिर दोबारा अगेन एंड अगेन चलते फिरते उसको रिवाइज किया, और जिस टाइम पे समझने के बात आए तो फिर उसके बाद में आप रटने को छोड़ो, और जो उसका फैक्चुअल पार्ट है और जो उसके शब्दों का अर्थ है फिर केवल उसको पकड़ो। तो आपने दोनों को अलग अलग करके सेट किया? हाँ जी सर, मैंने उनको दोनों को अलग अलग करके सेट किया। और जैसे कि भाई कनाद एकेडमी में टेस्ट होते रहते हैं, जैसे समाधि पाद कराते हैं, फिर उसका टेस्ट, साधन पाद कराते हैं, उसका टेस्ट, इस तरीके से कंबाइन 5-6 टेस्ट हो जाते हैं योग दर्शन के।
तो सर कोशिश करनी चाहिए जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं जी। कम से कम 85% 90% उन टेस्ट में एक्यूरेसी रखें। जी। बाकी सर योग दर्शन का पार्ट है, अगर योग दर्शन हो जाता है किसी का तो एक सर कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड मुझे होता लगता है कि पूरे योग के सिलेबस का आधार है। आधार है सर, बिल्कुल। अगर उसका अच्छे से परिचय हो जाता है तो बाकी जो हम्म। टर्मिनोलॉजी है हाँ जी वो सर। उसी के आधार पर रहती है, अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ सर, उन शब्दों का अर्थ समझा, जैसे कि भाई संस्कृत का भी कोई बहुत ऐसा पार्ट रहा नहीं, जैसे कई बच्चे 11वीं 12वीं तक संस्कृत पढ़ लेते हैं, बट मैंने सर आईटी पढ़ी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपने एज अ 5th सब्जेक्ट, जी। तो कभी ऐसा आधार रहा नहीं सर संस्कृत का कोई खास। तो सर योग दर्शन पढ़ने के बाद में एक संस्कृत का एक बेसिक आधार बन गया कि सर संस्कृत की टर्मिनोलॉजी क्या है। जी। तो उसका सर बेनिफिट फिर आगे के ग्रंथों में हुआ, जैसे हमने भगवत गीता पढ़ा, प्रिंसिपल उपनिषद पढ़े, योग उपनिषद पढ़े, हठ योग पढ़ा, तो सर उस चीज का लाभ पूरे थ्रू आउट द सिलेबस हर चीज में देखने को मिला। ठीक बात और है। सर अगर अच्छे से स्टार्टिंग में योग दर्शन पढ़ लिया, आपको पता है कि भाई वेटेज उसकी ज्यादा है, तो सर एक कॉन्फिडेंस हमेशा थ्रू आउट द कोर्स आपको बना रहेगा, या जब भी आप पढ़ेंगे कि हाँ भाई मुझे आता है, मुझे चीजें आती हैं, तो डे बाय डे हम चीजों को बिल्ड करते हुए चलते हैं। देखिए फिर भी योग दर्शन हो, गीता हो, उपनिषद हो, संस्कृत की पंक्तियां भी आ रही है, हठ योग का भी एक बड़ा पार्ट है योग जी सर। उपनिषदों का। आप उस पर फोकस करके बताएं कि जो फैक्चुअल पार्ट है इतना सारा, उसको आपने कैसे कवर किया हाँ। और कैसे उसको रिटेन रखा बाद के लिए। ओके सर। सर जैसे तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हठ योग और योग उपनिषद जो कि सर काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज रखते हैं, और सबसे ज़्यादा जो फैक्चुअल वो होता है, डिस्प्यूट होता है, या सबसे ज़्यादा जिसमें मिक्सिंग होती है, वो इन्हीं दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा होती है। तो इनमें सर मैंने ऐसा किया था कि जैसे पहले योग उपनिषद को पढ़ा, अब योग उपनिषद को जिस टाइम पे पढ़ा तो सबसे पहली जो चीज़ थी, जैसा गुरुजी हमको सिखाते हैं कि हमने कोई भी योग उपनिषद पढ़ा, जैसे हमने नाद बिंदु उपनिषद पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद में उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स का मतलब हुआ कि अपने आप से उसको देख के देखिए कि इसमें से कितने क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, इसमें से क्या क्या बन सकता है। जैसे जितने भी नोट्स हैं हम उनसे एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं कि इसमें ये क्वेश्चन प्रिपेयर हो सकता है। फिर उसके बाद में नोट से मत पढ़िए, वहां से पढ़िए, डायरेक्ट मतलब आप क्वेश्चन देखिए और अपने आप को उत्तर देने की कोशिश कीजिए। मतलब वो जो कीवर्ड्स आपने बनाए शॉर्ट हाँ नोट्स जी। उनको देख कर रिकॉल करने का प्रयास करें। अच्छा, अगर फिर भी कोई चीज है बीच में एक आधी छूट रही है, पेन से एक छोटा सा पेंसिल से आप उस पे मार्क करें, उसको दोबारा कॉन्टेक्ट से या फिर किताब से या नोट से दोबारा पढ़ें, उसके बाद में दोबारा उसको कोशिश करें। अच्छा सर, इसमें एक चीज और थी, इसमें जैसे सिमिलैरिटीज हैं, तो सिमिलैरिटीज को भी सर डिस्क्रिमिनेट तब किया जा सकता है तब आप पीछे से सब कुछ सही करते हुए चल रहे हो, बिल्कुल पीछे का याद हो, पीछे का याद हो, आप यहाँ डिस्क्रिमिनेट कर पाओगे। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सर जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जो कॉमन है, जैसे मठ की विशेषताएं, पथ्य और प्राणायाम, आसन, ये बहुत कॉमन है। काफी। तो इनका सर हम अगर चाहें तो थोड़ा सा समय निकाल के इनका एक कंपेरेटिव नोट्स भी बना सकते हैं, जैसे फ्री पेजेस पे या फिर नोटबुक्स पे उनको लिख लिया, उसके बाद में हमारे पास रहता है कि योग चूड़ामणि में ये था, इसमें ये था। अच्छा सर, योग उपनिषद भी काइंड ऑफ आराम से हो जाते हैं, दिक्कत ज्यादा आती है हठ योग के में। ग्रंथ। अब सर हठ योग का ऐसा है कि शायद हमें ना नोन टू अननोन की तरफ जाना चाहिए। जैसे थोड़ा सा अगर बात करें कि भाई इसमें शायद 8 हमारे ग्रंथ आते हैं, 7 या 8 ग्रंथ है, इसमें 8 ग्रंथ है हठ योग में। तो जैसे सर योग उपनिषद हमने कंप्लीट किया तो सबसे पहले हमें गोरख संहिता करनी चाहिए, जैसे क्योंकि गोरख संहिता बिल्कुल उसके पैरेलल है योग चूड़ामणि उपनिषद के, तो हम उसको डिस्क्रिमिनेट करके इजीली लर्न कर सकते हैं। अब 8 में से हमारा एक टास्क कंप्लीट हो गया। अब दूसरा इजी पार्ट आता है योग बीज। अब योग बीज बहुत छोटा ग्रंथ है, कम क्वेश्चंस आते हैं, जल्दी किया जा सकता है, तो योग बीज हो गया। अब सर देखते देखते 8 में से 2 काम हमारे हो गए। अब हमको वो ग्रंथ उठाने चाहिए जिनसे हम थोड़ा सा नोन है, जैसे अधिकतम जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं वो हठ योग प्रदीपिका से, हठ रत्नावली से और घेरन संहिता से, इनसे वो नोन रहते हैं। इनको करने के बाद में तीनों को, और जो कि सर मैं मानता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट भी है पूरे 8 ग्रंथों में से सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ जी सर, इसको करने के बाद में फिर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ भाई आप लोगों को 5 ग्रंथ हो गए। बिल्कुल सर, 5 ग्रंथ हो गए देखते देखते। इसके बाद में सर हमको करना चाहिए वशिष्ठ संहिता और शिव संहिता। पहले वशिष्ठ करें, इस बार सर जैसे वशिष्ठ को लोग नेग्लेक्ट करते थे तो काफी क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं। हाँ जी सर, तो वशिष्ठ संहिता इजी है, बहुत ज्यादा ऐसा पार्ट नहीं है, टिपिकल पार्ट नहीं है, उसको किया जा सकता है। सिमिलैरिटीज कम है और विषयों से, हाँ जी, अलग है तो किया जा सकता है। हाँ, और उसके बाद में सर शिव संहिता करें,
और अगर आपके पास समय बचे तो सर सीधे करने सिद्धांत का पद्धति कुछ सामर्थ्य कीजिए। बच जाएगा ना, सीधे सिद्धांत पद्धति इनफैक्ट भी काफी आते हैं। हाँ जी सर, बहुत बड़ा ग्रंथ बहुत है। बड़ा, सही बात है। और सर और इस उसके अलावा जैसे गीता उपनिषद की पंक्तियां आजकल संस्कृत की आ रही हैं, कभी कभी हठ योग की भी आ रही हैं, तो उन सबको, और फिर रिवीजन का भी पार्ट साथ साथ में कि आगे का भी तैयार करना, योग उपनिषद हठ योग की इतना सारा विषय उसको भी रिवाइज करना, और पेपर का जो अंतिम समय है जब 10-15 दिन 20 दिन बचते हैं कि हम नया पढ़ें या इसको रिवाइज करें, क्या सब उसको कैसे मैनेज किया? ओके सर, सर मैं तैयारी के संदर्भ में एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे सर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे भाई ऋषिकेश आ रहा है, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मेक श्योर कि सबसे पहले तो अपना एकदम विजन क्लियर रखें कि भाई मेरे को 5 महीने में 6 महीने में अपना जेआरएफ करना है, ये नेट करना है, जेआरएफ करना है, वो भाई करना है। ठीक है। अब उसके बाद में सर सबसे पहली चीज़ तो थोड़े टाइम के लिए अपने जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे सर विशेषकर मैं उन लोगों को थोड़ा बोलना चाहूँगा जो लोग सर ऋषिकेश आते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हम एक्सरसाइज वगैरह भी कर लेंगे, यहाँ पे एडवांस योगा क्लासेस भी ज्वाइन कर लेंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर लेंगे, सही बात है। जो कि चीज़ सर टेक्निकली देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज क्लास जाना सिर्फ 1 घंटे का काम नहीं है, आपको 1 घंटा पहले उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, फिर वापस आके आप 1 घंटे तक नहाते हो, डाइट लेते हो, तो वो सर बहुत लंबी प्रोसेस है। अच्छा, उसके बाद में फिर आप यहाँ मान लो ऋषिकेश में रह रहे हो, तो आपको यहाँ खाना भी बनाना है, साफ सफाई पे भी ध्यान देना है, अपने खुद के कुछ काम भी करने हैं, तो सर वो मैक्सिमम जो टाइम है इन्हीं सब चीज़ों में फिर वो चला जाएगा, पढ़ाई के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। जी। और उल्टा सर होना ये चाहिए कि अगर हम इस काम के लिए आए हैं तो हमारा जो मैक्सिमम फोकस, मैक्सिमम टाइम इस पर्टिकुलर चीज़ पे होना चाहिए। तो सर जैसे अगर रूटीन की मैं बात करूं तो सर एक चीज़ ने मेरी बहुत सहायता करी, ये मेरे को गुरुजी ने सजेस्ट किया था। सर जैसे क्या होता है कि अक्सर ना हम सुबह क्या करते हैं, हम सोते ही हैं, या फिर अगर मान लो हम एक्सरसाइज भी कर लेते हैं ना तो फिर थक जाते हैं, थकावट होती है। बेटर है सुबह 5 बजे उठ गए, 7-8 बजे तक मैं पढ़ लेता था, 5 से लेके 7-8 बजे तक मैं पढ़ लेता था, जैसे जो रिवीजन करना होता या कुछ नया कुछ पढ़ना होता। उसके बाद में सर मैं सो जाता था कुछ देर के लिए, घंटे भर के लिए, आधे 1 घंटे के लिए, जैसे भी समय रहता था। उसके बाद में सर मैं क्लास आता था, क्लास में फिर जो भी हुआ, फिर मैं घर जाके सर खाना खा के फिर से मैं आधा 1 घंटा थोड़ा विश्राम कर लेता था या मैं सो भी जाता था। उसके बाद में सर मैं फिर डिनर तक पढ़ता था शाम को। बस सर मेरा इतना ही पार्ट था। बीच बीच में आप रिलैक्स वाला पार्ट भी रख रहे थे? हाँ सर, रिलैक्सेशन वाला पार्ट जरूरी है, क्योंकि इतना लंबा सर पढ़ना वो हर इंसान के लिए शायद पॉसिबल वो चीज़ नहीं है। जैसे भाई यहाँ से 5 घंटे 4 घंटे पढ़ के गए तो आधा 1 घंटे का सर विश्राम बहुत ज़रूरी है। तो फिर ये जो रिवीजन वाला पार्ट में होता है ना, क्योंकि जिसमें बच्चे कमी करते हैं रिवाइज वाला, इतना सारा याद करते हो, रिवाइज का पार्ट आपने कैसे मेंटेन किया? सर रिवीजन का जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो यही है। जैसे सर अगर मैं तहे दिल से मैं सर आपका रिवीजन क्लास का शुक्रिया करना चाहूँगा। सर मेरे को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का लाभ हुआ है इसमें तो मेरे को हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस में, जो सर हमने लास्ट में किया पेपर 1 का। जैसे सर हमको जैसे सिलेबस कंप्लीट हो गया सर, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में सर क्या करते थे, हमको बोल देते थे कि भाई कल हम टीचिंग के देखेंगे, भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, हम देखेंगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो सर मैं क्या करता था, मैं 3-4 घंटे उस चीज़ में देके मैं टीचिंग को बहुत अच्छे से थॉरली रिवाइज करता था। लास्ट के दिनों में मैंने ऐसा किया कि जैसे मैंने आज अगर टीचिंग पढ़ लिया तो मुझे वो पेपर तक अब दोबारा उठाना ना पड़े। मैंने सर टीचिंग पढ़ा, यहाँ आया, यहाँ पे आके सर आप क्वेश्चंस करते थे, कुछ ऐसा लगता था कि जो मैंने नहीं पढ़ा है उस चीज़ को फिर एक सर अलग कागज पे नोट डाउन कर लेना, उसको फिर दोबारा जाके घर पे पढ़ना ताकि वो भी उसके साथ में कवर हो जाए। जैसे सर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, प्लेगरिज्म। सर इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, हमने वो क्वेश्चंस में देखा, हमने लास्ट मोमेंट पे वो चीज़ की और सर वो चीज़ उसमें भी काम आई। बिल्कुल बिल्कुल सर, हर बार प्लेगरिज्म से जैसे क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के कुछ ना कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन सर रहते ही हैं, कोई ना कोई जो आते हैं। तो सर लास्ट टाइम तो मैं बोलूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बट सर उस लास्ट टाइम को भी बिल्ड करने के लिए हमें आज से मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, नहीं तो लास्ट टाइम में पढ़ोगे तो वो याद नहीं। हाँ जी सर, लास्ट में अच्छा लास्ट में डिमोटिवेशन इतना होता है, लास्ट में आप उठाओगे आपको चीजें दिखेंगी ना, हाँ ये हमारी पढ़ी हुई है, आप बहुत इजीली उन चीजों को कैच करके दोबारा पढ़ पाओगे। बीच में एक बार सर मैंने भी मोटिवेशन लूज किया था, मैंने फिर सर से बात करी, सर ने मेरे को अच्छे से गाइड किया, बोला कि भाई अभी कोई बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, आप आराम से टाइम दीजिए, उन चीज़ों को रिवाइज करना करिए। तो सर मैंने उसको रिवाइज किया अच्छे से, हर चीज़ में जैसा आपने बोला। फ्लक्चुएशन माइंड का बना रहा, कभी लगता है कि हाँ ठीक चल रहा है, कभी लगता है कि थोड़ा लो।
अच्छा सर, फोकस में भी सर मेरे को थोड़ी सी दिक्कत रहती है, जैसे बहुत ज़्यादा लंबा फोकस बनाने में, क्योंकि सर इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट कभी रहे नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। बहुत लंबा पढ़ हाँ, पाए। पर सर रिसर्च में इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो पता चला कि भाई रिसर्च करने के लिए जेआरएफ करना पड़ेगा जी। या फिर नेट करना पड़ेगा। तो सर फिर उसके बाद में भाई जो मांग है, जैसे जो स्टेप्स हैं वो तो से चलना ही पड़ता है। ठीक बात है। तो रिवीजन वाला पार्ट आपने बताया कि लास्ट में आपने प्रैक्टिस भी की, रिवाइज भी की, प्रैक्टिस वाला पार्ट है ये। तो चलो योग के संदर्भ में हुआ हाँ आपका। जी सर। फर्स्ट पेपर में आपने पहले ही बताया कि मैथ डीआई वाला पार्ट आपका मजबूत था, रिसर्च में आपका इंटरेस्ट था, और बाकी जो चीजें हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर में और योग में एक डिफरेंस है कि योग के जो क्वेश्चंस हैं उसमें फैक्चुअल पार्ट है कि ठीक है जैसा सर। आपने बुक में पढ़ा वैसे ही आ जाएंगे। फर्स्ट पेपर में ऐसा है कि आप कोई गारंटी नहीं कह सकते कि आप एक साल भी की एक विषय को पढ़ो तो निश्चित रूप से उसमें से 5 के 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी है आ भी सकते नहीं भी आ सकते। तो उस दृष्टि से फर्स्ट पेपर आपने कैसे प्रिपेयर किया कि जिससे आप लगभग 30+ आपके क्वेश्चन ठीक है, फर्स्ट में एक अच्छा स्कोर है, तो वो किस तरह से आपने तैयार किया? सर फर्स्ट पेपर का मैं बोलूँगा कि फर्स्ट पेपर को अगर हम थोड़ा सा ना स्ट्रेटजी से अगर हम पढ़ें तो हम फर्स्ट पेपर में अच्छा कर सकते हैं। जैसे इसमें भी हमें ऐसा ही जाना चाहिए, जैसे इसमें स्कोरिंग का सर सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, अब 5 क्वेश्चन डीआई के, 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन के और 5 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग और उसके इंडियन रीजनिंग के, हाँ इंडियन लॉजिक्स के। अगर हम ठीक कर पाते हैं तो हम देखते हैं कि चलो हमने ज्यादा नहीं तो 20 में से 18 क्वेश्चन भी ठीक करे, फिर भी हमारे सर काफी हद तक क्वेश्चन ठीक हो गए। अब बचा आगे का पार्ट। अब सर हमको कोशिश करनी चाहिए जैसे कम्युनिकेशन में, जैसे सर जैसा हमको पढ़ाया जाता है यहाँ पे कनाद एकेडमी में, कम्युनिकेशन में इतना पढ़ने के बाद में 5 में से 4 क्वेश्चन बहुत आराम से ठीक किए जा सकते हैं। आईसीटी में 5 में से 3 क्वेश्चन सर बहुत आराम से ठीक किए जा सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। अच्छा, टीचिंग में भी सर 5 में से, हालांकि 5 भी ठीक किए जा सकते हैं टीचिंग में, बट डिपेंड ऑन कि भाई कोई मॉडल से कोई क्वेश्चन नहीं है कुछ ऐसा। हाँ, साइंटिस्ट के नाम यार उनके हाँ, मॉडल्स पूछ लेते हैं वहां से सर मतलब 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ठीक किए जा सकते हैं। अब कठिन पार्ट बचता है सर थोड़ा सा रिसर्च का। रिसर्च में तो भाई रिसर्च का और सर हायर एजुकेशन और पीपल एनवायरनमेंट का। रिसर्च में भी काइंड ऑफ मुझे लगता है जैसे 2 क्वेश्चन सर ठीक किए जा सकते हैं, और इसमें हायर एजुकेशन में और पीपल एनवायरनमेंट में, इनमें सर हम ज्यादा कुछ प्रिडिक्ट कर नहीं सकते, सिलेबस बहुत बड़ा है। तो इसको भी सर अगर कॉमन सेंस से करें तो दोनों के मिला के 2-3 क्वेश्चन ठीक किए जा सकते हैं। अभी भी सर अगर मेरे जैसा मैंने बताया इन चीजों को अगर हम जोड़ें तो भी 40 क्वेश्चन बन गए। अगर उन 40 में से मतलब 30 से 40 के बीच में जैसे जैसे अपनी योग्यता है हम क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। ठीक कर सकते हैं। पिछली बार भी देखा था अकेडमी से कुछ बच्चों के 37-38 क्वेश्चन ठीक रहे, 35+ थे, इस बार भी किए जा सकते हैं। तो उस थ्योरेटिकल पार्ट को तैयार करने के बाद भी, लेकिन जब हम पेपर में अप्लाई करते हैं उस पार्ट को तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन गलत कराते हैं, खासकर फर्स्ट पेपर के संदर्भ में, क्योंकि वहाँ पे याद हुआ पार्ट थोड़ा सा कम यूज में आता है। तो वहाँ पर पेपर में उस ज्ञान को अप्लाई करने की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? सर पेपर की जो स्ट्रेटजी है, पेपर की तो यही स्ट्रेटजी है कि आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर सॉल्व किए हैं, जैसा कि भाई हमको क्लास में भी करवाए गए हैं और हमने खुद भी किए हैं अलग से, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमको थोड़ा क्वेश्चंस की सेंस समझ आती है कि भाई असल में एग्जामिनर्स किस तरीके से क्वेश्चन को पूछना चाहते हैं, तो उसकी सर हेल्प मिलती है। बट सर मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिपेंड रहना भी ठीक नहीं है, कि हम एक अंदाजा वहां से ले सकते हैं पर हम पूरा सिलेबस उसी के अकॉर्डिंगली नहीं कर सकते। सिलेबस तो नहीं कर सकते, बिल्कुल, हमें सिलेबस पूरा ही पढ़ना चाहिए जैसा हमको पढ़ाया जाता है, और उसके बाद में हम वहां से एक आइडिया लेके कि क्वेश्चंस को एग्जामिनर किस तरीके से पूछता है, वहां से हम एक हल्की प्रैक्टिस करके उसको एग्जाम में सर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक बात है। मैं भी संकेत करना चाहता हूँ अपने श्रोताओं को कि ये जो पेपर प्रैक्टिस वाला पार्ट है, खासकर फर्स्ट पेपर के लिए, योगी के लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है फर्स्ट पेपर के लिए। जैसे सुधांशु जी ने भी बताया, हम भी यहाँ पे बच्चों को अभ्यास कराते ही हैं कि फर्स्ट पेपर को तैयार करने के बाद उसको हम कैसे एलिमिनेशन मेथड से अपने पेपर में अप्लाई कर पाएँ। उसके लिए आपको 50-60 क्वेश्चन बहुत अवेयर होके पेपर आपको फर्स्ट पेपर के प्रीवियस ईयर के करने चाहिए, मॉडल पेपर नहीं। मॉडल पेपर करने में तो रहता कि लेवल कभी लो बहुत हाई कर देते हैं, हमें नहीं पता लग पाता कि नेट यूजीसी वाले जो है उनका लेवल के हिसाब से वो सेट हो पा रहे नहीं हो पा रहे। तो आप लोग भी जब प्रैक्टिस करें या तैयारी करते हैं आगे के लिए तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर कीजिएगा। और सर इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, जैसे सर
हर ज़्यादातर व्यक्तियों का फोकस पेपर 2 पे रहता है, जी। बट मैं सभी व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि हाँ, आपके जो नंबर स्कोरिंग होगी वो होगी पेपर 2 से, बट हमेशा याद रखना जो जेआरएफ होगा वो पेपर 1 से ही होगा। बिल्कुल। हाँ, आप वहाँ पे स्ट्रेच कर जाओगे, आप 160 नंबर तक वहाँ स्ट्रेच कर सकते हो, आप वहाँ 170 नंबर तक स्ट्रेच कर सकते हो, बट आपको आपकी नाव को जो बिल्कुल उसके पार लेके जाएगा, बाउंड्री के पार लेके जाएगा, वो सर पेपर 1 ही है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि भाई हम पेपर 1 छोड़ देते हैं और केवल पेपर 2 पढ़ते हैं, सर वो बहुत बड़े अंधकार में है और वो बहुत गलती कर क्योंकि रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे कुछ सालों से कंपटीशन भी परीक्षाओं में बढ़ रहा है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं हाँ जी सर। और पेपर हार्ड भी हो रहा है, चाहे वो योग का हो चाहे फर्स्ट पेपर का हो। तो योग में भी बहुत ज़्यादा स्कोर कर पाना अब उतना इजी नहीं इतना रहा। ईजी नहीं है सर। उतना हाँ इजी जी, नहीं रहा हाँ कि जी। जैसे पहले था कि टेक्स्ट में से क्वेश्चंस आ जाते थे। अब कुछ क्वेश्चन तो सिलेबस से बाहर भी देते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं एड्रेस वाले कि जिनको कर पाना पेपर बनाने वालों के लिए भी मुश्किल है, वो भी नहीं कर जी सकते। सर। तो ऐसे 10-12 क्वेश्चन हो ही जाते हैं कि जिसमें प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है ठीक होने की। हाँ जी। तो उस दृष्टि से फर्स्ट पेपर का महत्व और बढ़ जाता है कि फर्स्ट पेपर में पहले 20 क्वेश्चन करके भी लोग जेआरएफ कर लेते थे क्योंकि वो योग में अच्छा कवर करते थे। अब मुझे लगता है कि लगभग 30 क्वेश्चन तो या 25 से 30 क्वेश्चन तो फर्स्ट पेपर में ठीक होने ही चाहिए। ये चलो तैयारी के संदर्भ में हुआ, थोड़ा सा एक पार्ट इस पे बताइए कि बच्चे तैयारी में अपने जीवन की दृष्टि से, एक पेपर का वाला पार्ट नहीं, गलतियां क्या करते हैं, आपकी क्या गलतियां रही और आपके सुझाव उनके लिए, व्यूअर्स के लिए कि ये गलती आप तैयारी के संदर्भ में ना करें। सर इस चीज को ना बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो गलती होती है कि कोर्स चालू है और उसके बाद में बीच में आ रहे हैं, हालांकि ठीक रहता है वो। मैं भी अगर इसको फोकस करना चाहूंगा हाँ क्योंकि जी बात सर। हम भी कहते हैं जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं ना वो लेट आते हैं कुछ विद्यार्थी, तो उससे उनको बहुत दिक्कत होती है। तो आप लोग समय से आए जी। हाँ सर, क्योंकि कोई भी इंसान नई जगह पे जाता है उसको वहाँ एडजस्ट होने में ही कम से कम 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता लगता है। जी। तो बेटर है कि जैसे 15 तारीख से अगर बैच चालू होने वाला है तो आप 4 दिन 5 दिन यहाँ पहले आए, ताकि रूम्स वूम्स अपने टाइम से देख सकें या फिर अपना हर तरीके से अपने आप को एडजस्ट करके और अपने पढ़ाई में फोकस कर सकें। सर ये तो होगी पहली चीज। जी। दूसरी सर मैंने जो देखा है वो देखा है कि जैसे लोग ऋषिकेश आते हैं बाहर से, अब उनका मन जाता है कि हम यहाँ घूम आते हैं, हम केदारनाथ चले जाते हैं, हम राफ्टिंग कर लेते हैं। सर मैं बोलता हूँ कि ठीक है, बैच का टाइम लंबा होता है, कभी एक आध बार अगर मौका मिले तो ठीक है कभी कर लो, और वो भी वही अपने साथ वालों के साथ में, कोई ऐसे नहीं कि बाहर से रिश्तेदार आ रहे हैं वो भी आपके यहाँ रुक रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं आप उनके साथ भी कहीं घूमने जा रहे हैं। सर वो पार्ट नहीं होना चाहिए, कभी एक आध बार हो गया, बट जो मैक्सिमम फोकस है वो सर पढ़ाई पे होना चाहिए। यहाँ जैसे आप ऋषिकेश में आते हो तो भाई सर सुंदर जगह है, पहाड़ है, माउंटेन्स है, भाई जाने का मन करता है लोगों का बाहर। बस घूमने वाले पार्ट को बाद हाँ में जी के लिए सर। पोस्टपोन रखते हाँ, उसको सर अवॉइड करना चाहिए। और अब सर तीसरी गलती आती है, चलो हम फोकस के साथ में क्लास में हो गए, अब हमारे बनते हैं सर ग्रुप्स क्लास में। अब ग्रुप्स अक्सर मैं तो सर यही बोलूंगा कि ग्रुप्स ऐसे बनाओ जो आपको थोड़ा सा प्रोत्साहित करें पढ़ने के लिए। मेरा जो सर ग्रुप था वो मेरे को सर हमेशा प्रोत्साहित करता था, हमेशा एक पार्ट वो बना रहता था। जैसे हम एक दूसरे को काइंड ऑफ चैलेंज करते थे कि भाई पढ़ लिया इतना, चलो अब टेस्ट देते हैं। किसके अच्छा, अच्छे मार्क्स हाँ आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और किसके अच्छे नहीं सर, जैसे एक दूसरे को सुधारने की भी काफी कोशिश करते थे। कहीं मैं गलती करता था तो सर मेरे मित्र मुझे सुधारते थे, कहीं वो गलती करते थे तो मैं उनको ये बताता था कि भाई ये ऐसे मत करो, ऐसे करो। जी। उस चीज का भी सर बहुत बड़ा सहयोग रहता है, जो आफ्टर क्लास वाला भी जो सहयोग है जी। वो भी सर काफी रहता है इसमें कि भाई आप परीक्षा में जितना हो सकोगे। अब सर जैसे मैं सभी को बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में मेरे को बहुत अच्छा फोकस नहीं बनता था मेरा, मैं बहुत देर तक पढ़ नहीं पाता था। तो गुरुजी ने मेरे को सजेस्ट किया कि आप एक काम करिए, आपको जितना आता है ना आप पढ़ाना शुरू कीजिए। तो सर मैंने वो चीज़ इम्प्लीमेंट करी, मैं जितना पढ़ता था मैं किसी को पढ़ाने की कोशिश करता था, किसी को बताने की कोशिश करता था। तो टीचिंग से सर चीज़ काफ़ी पक्की होती, मजबूत होती इंटरेस्ट चली भी जाती बनता है, इंटरेस्ट बनता है। तो सर उस तरीके से फिर धीरे धीरे टाइम भी बढ़ा, सिटिंग टाइम भी काफ़ी अच्छा हुआ। तो सर लास्ट टाइम में मैं तकरीबन 8 घंटे 9 घंटे की भी सिटिंग पे आ गया था कि भाई 3-3 घंटे पढ़ लिया, फिर हल्का रेस्ट दे दिया, फिर 3-4 घंटे पढ़ लिया, फिर हल्का रेस्ट दे दिया। इस तरीके से दिन का 8 घंटे पढ़ना, 9 घंटे पढ़ना, वो सर हो जाता था। और क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। अच्छा, और सर और एक तो यही बात होगी, एक सर सबसे जो मैं इम्पोर्टेंट पार्ट रखना चाहूँगा सभी के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, अगर सबसे पहली चीज़ तो साफ सफाई पे बहुत ध्यान रखो। साफ सफाई का मतलब है कि जिस दिन छुट्टी हो अपने कपड़े धो, अपने भाई स्वच्छता जहाँ पे आप रह रहे हो, किचन साफ रखना, रूम साफ रखना, उस चीज़ का सबसे खास कर ध्यान देना चाहिए।
जी। अब इससे दिक्कत ये होती है सर, क्या होता है कि बच्चे ना उस पे एग्जाम का जो पीक टाइम होता है उसमें बीमार पड़ जाते हैं। बहुत हर बार बैच में हाँ होता जी। है बीमार वाला पार्ट। और सर अगर किसी को कुछ भी होता है ना, मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप बिल्कुल मत शर्माएं, आप अपने पेरेंट्स को बोलें। जी। मम्मी आए, पापा आए, दीदी आए, भैया आए, कोई भी आपको यहाँ संभालने वाला हो उस टाइम पे सर होना चाहिए। अगर वो आपके साथ है, परिवार अगर आपके साथ है उस टाइम पे, तो सर कोई दिक्कत होगी नहीं। और अगर आप अकेले कोशिश करोगे तो सर ये दिक्कत स्थिति होगी। खराब हो जाएगी। ये सर मेरे साथ ये इससे प्रीवियस अटेम्प्ट में मेरे साथ यही सेम चीज हुई थी। मेरी तबीयत काफी खराब हुई, मेरे को लगा हो जाऊंगा ठीक, हो जाऊंगा ठीक। 15 भी हो गए, 20 दिन हो गए, उसके बाद भी 7-8 दिन तक सर कंटिन्यूअसली वो एक लैग बना रहा। ये तो बात होगी थोड़ा सा ड्यूरिंग द टाइम जो हम लापरवाहियां करते हैं, जैसे क्लासेस क्लासेस वाली। अब सर एक एग्जामिनेशन के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। पहली चीज तो सर, जिस दिन आप लोगों का एग्जाम है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आप थोड़ी देर प्राणायाम कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, और सबसे बड़ी चीज आप पेट भर के खाना खाइए। जी। सर मैंने एग्जामिनेशन सेंटर में ये चीज देखा, लोगों को स्क्रीन के सामने वो उनको चक्कर आ रहा है, किसी को हेडेक हो रहा है, किसी को माइग्रेन प्रॉब्लम हो रही है। जैसे सर मैं अगर मेरा इस बार का अगर मैं आपको शेयर करूं, तो मैंने सर मैं टाइम से पहले अपने सेंटर पहुंचा। वहां मैं पास के किसी रेस्टोरेंट में चला गया, मैंने थोड़ी देर वहां बैठ के खाना खाया अच्छे से, ठीक है। मैं वहां बैठ के हल्का फुल्का जो आखिरी टाइम में पढ़ने का कुछ होता है, छोटे मोटे की पॉइंट्स, उनको पढ़ा। और सर मैं बिल्कुल रिलैक्स माइंड, मैंने एक पानी की बोतल बाहर से ली, और जैसे सर पानी की बोतल तो ऑलमोस्ट कैरी करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ आना जाना उठ के उसमें भी बहुत टाइम वेस्ट होता है। पानी की बोतल ली सर, मैं बैठा। अब एग्जाम करते हुए मैक्सिमम फोकस आपका इधर उधर ना होने के बजाय स्क्रीन के ऊपर ही होना चाहिए। अब सर आखिरी के 90 मिनट बचे थे जिस टाइम पे मैंने पेपर 1 को करना स्टार्ट किया, तो सर इतना ज्यादा उसमें लाइक थकान हो जाता है, ये आंखों को थकना कह लीजिए, या फिर माउस कर्सर उस तरीके से आप बोल लीजिए, एंजाइटी से बोल लीजिए, तो दिक्कत होती है। तो सर मैंने डीआई खोला, डीआई खोलते ही सर मैं बिल्कुल ब्लैक आउट हो गया कि भाई ये कैसा डीआई है, दो टेबल थी, इस बार अजीब सा लगा वो। तो सर मेरे से वो क्वेश्चन नहीं हुआ एक बार। फिर उसके बाद में सर मैंने पानी पिया, और मैंने सोचा कि भाई ये अगर टफ है तो ये सबके लिए टफ है, तो भाई करना है ये। तो सर मैंने उसका तीसरा क्वेश्चन उठाया, तीसरा क्वेश्चन डिकोड होते ही सर वो पूरा डीआई डिकोड हो गया। तो वो सर वो मैं यही बोलूंगा कि भाई थोड़ा रिलैक्स माइंड होके मैंने 2 मिनट उसको देखा, थोड़ा टाइम दिया, उस पर सोचा, तो वो चीज़ हुई। अब सर एक चीज़ और, अगर किसी को थोड़ा सर में दर्द रहता है तो मेक श्योर कि सर वो टैबलेट खा के जाए और अपने साथ एक कैरी करके लेके जाए। 2-3 घंटे के पेपर में कोई बड़ी बात नहीं है अगर वो एक सर दर्द की अगर टैबलेट खा भी ले तो। बाकी सर यही है मोटा मोटा एग्जाम के इसमें संदर्भ में तो, तैयारी के संदर्भ में तो सर इतना ही है। और बाकी तो सर यही बोलूँगा कि भाई तैयारी ये लोग बहुत अच्छी कराते हैं, आपका पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, टेस्ट सीरीज सब करवाएंगे, बट असल में जो चीज़ आपको जेआरएफ की तरफ लेके जाएगी वो लेके जाएगी सर मल्टीपल रिवीजन। एक चीज़ की आप जितनी रिवीजन करोगे उसके उतने चांसेस बढ़ते जाएंगे कि आप पेपर में उतना उसको एक्यूरेट कर पाएंगे। हाँ जी सर, एक बार पढ़ के हमको लगता है कि भाई हो गया, बट सर ये हकीकत नहीं है। हाँ, जिस टाइम क्वेश्चन सामने आते हैं फिर यही होता है कि भाई ये पढ़ा हुआ है, ये याद क्यों नहीं आ रहा, भाई ये पढ़ा हुआ है, ये याद क्यों नहीं आ रहा। तो यही है सर, मल्टीपल रिवीजन इज द की। यही है ट्रिक, सबसे जो शॉर्ट ट्रिक है ना, जैसे सब पूछते हैं कि भाई ट्रिक क्या है, कैसे जेआरएफ क्लियर होता है, कैसे मल्टीपल रिवीजन ही है सर। जितनी आप रिवीजन करोगे ना वो आपको एक स्टेप आगे लेके चली जाएगी आपके जेआरएफ की तरफ। आप फिर से उस चीज की रिवीजन करोगे वो आपको एक स्टेप आगे लेके चली जाएगी। नया सर बिल्कुल पढ़ो, आपने जो आज पढ़ा आज ही आज आप उसको 2-3 बार जरूर रिवाइज करो, बट पिछले को भी बिल्कुल ना छोड़ो। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा में बोलूंगा कि आप प्रीवियस के लिए टाइम जरूर दो। कि बात है, हाँ। इस बात को मैं भी फोकस करता रहता हूँ जो भी नए विद्यार्थी आते हैं, और सुधांशु जी ने भी इस चीज़ को पुष्ट किया है। उनकी जो सफलता का एक मेन पार्ट रहा कि उन्होंने रिवाइज किया। तो आप लोग भी प्रारंभ से ही इस बात को ध्यान रखें कि जितनी भी पढ़ाई आप करते हैं, नया पार्ट जितना आप नए पार्ट को पढ़ने में महत्व देते हैं उतना ही महत्व जो पहले पढ़ा हुआ है उसके लिए भी दें। और एक बार ना दें, बार बार दें, कि जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक आप उसको लगातार रिटेन रख पाए, नहीं तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे पीछे का आपका छूटता जाएगा। हाँ जी सर। तो ये सब अनुभव था जो सुधांशु जी ने अपनी तैयारी के संदर्भ में हम सबके सामने रखा। हमने काफ़ी सारा लाभ भी इससे आगे उठाएंगे। आप लोगों के भी कुछ और प्रश्न हो सकते हैं कि जिनके बारे में हम चर्चा ना कर पाए हों, तो आप कमेंट कीजिएगा। तो सुधांशु जी के पास जब भी समय होगा तो कमेंट के माध्यम से आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे।
अब हम अंत में बस यही जानना चाहेंगे, कुछ संदेश या कुछ पाठ जो विद्यार्थियों को प्रेरणा के रूप में आप बताना चाहें। सर, प्रेरणा यही है कि किसी भी चीज़ में अगर आप मेहनत करते हो तो सर कभी भी नहीं हो सकता कि सक्सेस ना मिले। और सर सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे हमको पढ़ने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ये भाई ये योग के ग्रंथ हैं, इनको रट लो, दुनिया रट के घूम रही है सर। बट मेन चीज़ ये है, अगर आपने इन इतने हज़ारों सूत्र आप लोग पढ़ लेंगे, हज़ारों श्लोक आप यहाँ लोग पढ़ लोगे, जी। उनमें से अगर सर एक भी कोई अगर आपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया ना, आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। बिल्कुल। अभी जैसे सर मैं स्वयं योग दर्शन का जो सूत्र है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनाथ चित्त प्रसादनम, सर मैं इससे अपनी लाइफ में काफ़ी प्रभावित हूँ। मैंने उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और काफ़ी हद तक सर जिंदगी थोड़ी सी सुख की राह पे आगे बढ़ी है। जी, बिल्कुल सर, रिलैक्स, शांत महसूस करते हैं। बिल्कुल सर। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। चलिए, फिर पुनः हम आपकी तरफ से भी और कणाद परिवार की तरफ से सुधांशु जी का हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन करते हैं और आगे इनके शुभ भविष्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।